यह होती है दुश्मन से बदला लेने की सबसे खौफनाक तरकीब। कातिल ने दुश्मन औरत के मुंह में पूरी मुट्ठी सिगरेट भर दी और जैसे ही उन्हें जलाया, निकोटीन का जहर सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गया। औरत बुरी तरह खांसने लगी और लगभग दम घुटने से बेहोश हो गई। बेहोश होते ही कातिल ने उसके दोनों कानों पर जबरदस्ती स्पीकर बांध दिए और उनकी आवाज पूरी ताकत से चला दी। वो इतनी जोर से कांपने लगी कि पेशाब पखाना एक साथ निकल गया और उसका दिमाग भी जैसे पिघलने लगा। ठीक वैसी ही यातना झेल रहे थे और भी 6 लोग। सभी को एक बड़े लोहे के गोल घेराव पर बांध दिया गया था। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से कसकर जकड़े गए थे। आंखों और मुंह पर पट्टी बांध दी गई थी। तभी एक नकाबपोश शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उसके हाथ में था एक बिजली वाला डंडा। जैसे ही उसने डंडे को घेराव से टच किया, सारे लोग बुरी तरह झटकों से कांपने लगे, जैसे जमीन से 3 मंजिला घर हिल गया हो। इसके बाद नकाबपोश ने उनकी आंखों की पट्टी हटाई और कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी। सब लोग तुरंत बेहोश हो गए। जब होश आया तब सबके मुंह से पट्टी हट चुकी थी, लेकिन उनके दाईं ओर और बाईं ओर अब भी बड़ी बड़ी दीवारें थीं, जिससे वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। बातचीत के दौरान सबको पता चला कि कोई भी एक दूसरे को जानता तक नहीं है। इससे सभी के मन में और ज्यादा डर बैठ गया। तभी नकाबपोश फिर से आया और बोला, तुम सबने ऐसी घिनौनी गलतियां की है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपना गुनाह कबूल करता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। राजू ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और 3 औरतों से अफेयर रखा। माफ कर दो, अब कभी नहीं करूंगा। सीमा बोली, मैंने बस 12 साल मम्मी पापा की कमाई पर ऐश की है। क्या ये भी कोई गुनाह है? कविता बोली, हाँ, मैंने किसी की शादी में तीसरी औरत बनकर घुसपैठ की है, लेकिन अब कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। पर ये वो जवाब नहीं थे जो नकाबपोश सुनना चाहता था। उसने फिर से बिजली वाला डंडा निकाला और सबको एक बार फिर करंट दे मारा। इसके बाद वो एक बाल्टी में भरी पेंसिलें लेकर आया। उसने एक आदमी के सामने जाकर एक पेंसिल उठाई और उसे सीधा उसके शरीर में घुसेड़ दी। बाकी सब डर से पेशाब कर बैठे, लेकिन नकाबपोश तो जैसे चेतावनी दे रहा था, समय कम है, मान जाओ। घायल आदमी की चीखें बढ़ती रहीं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। सब कुछ इस तरह से किया गया कि बाकी लोग देख नहीं पाए कि किसके साथ क्या हुआ। सिर्फ अनुमान और डर ही उनके पास बचा था। फिर से कमरा धुंध से भर गया और जब सबकी आंख खुली तो देखा कि उनके दाएं हाथ अब खुले हुए हैं। राजू ने गौर किया कि सबको एक गोल घेरे में कैद किया गया है। उसने कहा, चलो मिलकर इसे घुमाते हैं, शायद कुछ रास्ता निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने घेरा घुमाया, कविता की चीख निकल गई। उसके बाद जब मोहित की बारी आई तो वो भी डर के मारे चौंक गया। जमीन पर एक कटी हुई उंगली पड़ी थी जिसमें एक पेंसिल घुसी हुई थी। मोहित ने वो पेंसिल चुपचाप उठा ली और प्लान बनाया कि जैसे ही नकाबपोश आए वो हमला करेगा। कुछ ही पलों में नकाबपोश आया और मोहित के सामने बैठ गया। मोहित ने मौका देखकर उस पर पेंसिल से वार कर दिया, लेकिन वार बस कंधे पर हुआ और जानलेवा साबित नहीं हुआ। मोहित डर से कांपने लगा, लेकिन नकाबपोश कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने सबको एक एक पेंसिल और कागज दे दिया और कहा, जो कहना चाहते हो पर मुंह से नहीं बोल सकते वो लिख दो। अब सबको समझ आया कि दायां हाथ खोलने की वजह यही थी। नकाबपोश चाहता था कि वे सब खुद लिखकर अपना अपराध कबूल करे। सीमा ने कहा, पैसे चाहिए तो ले लो, मेरे पापा बहुत अमीर हैं। कविता बोली, मैं तो पैसे भी दूंगी और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुला सकती हूँ। पर नकाबपोश न पैसे चाहता था न औरतें, वो बस सच जानना चाहता था।